हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे मीनिंग क्या होता है गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड का, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी समझेंगे। इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका ये गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज कि गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड के बहुत सारे नाम हैं। पहला है कि ये गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड को हम गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड भी बोलते हैं या गोल्ड स्पाइसेस स्टैंडर्ड भी कहते हैं, जो कि ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड या ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। मतलब गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड के 5 नाम क्या हैं? पहला गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, दूसरा गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, तीसरा गोल्ड स्पाइसेस स्टैंडर्ड, चौथा ऑर्थोडॉक्स स्टैंडर्ड और लास्ट वन इज ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड। इसके साथ साथ और भी कुछ नाम दिए गए हैं जिसे हम आगे कवर करेंगे। इसको इन्होंने कहा है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले प्रिवेल करता था। मतलब जब वर्ल्ड वॉर वन, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, वो 1914 में शुरू हुआ था। तो 1914 से पहले यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड या गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड प्रिवेल करता था। आगे कहा जा रहा है कि जो गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड है, यहाँ पे फुल बॉडीड कॉइन यूज की जाती है, इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फुल गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड बॉडीड ऑफ कॉइन्स यूज किया जाता था जो कि पूरी तरीके से गोल्ड से बना होता था और वही सर्कुलेट होता था। मतलब गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में जो सोने का सिक्का बनाया जाता था वो प्योरली सोने का ही बना होता था। ठीक है। और इसीलिए इसको कहा जाता था फुल बॉडीड कॉइन। अब फुल बॉडीड कॉइन का मतलब ये होता है कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जिसके खुद के मेटल की वैल्यू उसके एक्सट्रिंसिक वैल्यू के बराबर था। एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब होता है उसकी फेस वैल्यू। आज के समय में जो हम 10 रुपए का सिक्का या 20 रुपए का सिक्का हम यूज करते हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो 10 रुपए के सिक्का जो बना होता है वो शायद 1 रुपए के मेटल से बना होता है। तो उस 10 रुपए के सिक्के की इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ वो 1 रुपया का मेटल हुआ। 20 रुपए के सिक्के की भी जो वैल्यू हुई वो मान लीजिए 2 रुपए हुआ। ठीक है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। ठीक है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो इसको हम टोकन मनी कहते हैं। टोकन मनी वो होता है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो फेस वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है। दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझिएगा कि जब आप मेले में जाते हैं और जब आप टोकन खरीदते हैं तो एक पेपर के ऊपर रुपीज लिखा होता है। तो उस पेपर की तो इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अगर 50 रुपए या 100 रुपए लिखा है, यानी उसकी जो फेस वैल्यू है या एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में कहा गया था कि ये फुल गोल्ड स्टैंडर्ड है, इसलिए क्योंकि फुल बॉडीड कॉइन है यहाँ पे। आगे इन्होंने बोला अदर फॉर्म्स ऑफ मनी आर रिडीमेबल इनटू गोल्ड। रिडीम कर सकते थे दूसरी फॉर्म ऑफ मनी को गोल्ड में। आगे क्रोथर ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि अ करेंसी सिस्टम इन विच गोल्ड कॉइन्स आइदर फॉर्म द होल सर्कुलेशन और एल्स सर्कुलेट इक्वली विथ नोट्स इज नोन एज फुल गोल्ड स्टैंडर्ड। तो क्रोथर ने फुल गोल्ड स्टैंडर्ड की एक डेफिनेशन दी है कि एक ऐसा करेंसी सिस्टम जहां पे पूरी तरीके से जो गोल्ड है वो सर्कुलेशन में है, या तो जितना गोल्ड सर्कुलेशन में है उसी के वैल्यू का, उसी के बराबर का उतना ही करेंसी नोट या दूसरे तरीके के नोट्स भी सर्कुलेशन में है, उसे फुल गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। ये डेफिनेशन क्रोथर ने दी थी गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है। कुछ फीचर्स जान लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कि ये गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट डिफाइन किया जाता है गोल्ड में। मॉनेटरी यूनिट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। एग्जांपल के तौर पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय सोवरिजन, ये कॉइन का नाम है, ठीक है, वॉज द स्टैंडर्ड कॉइन इन द यूनाइटेड किंगडम। मतलब वहां का जो सिक्का होता था उसको सोवरिजन कहते थे। यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम जो सिक्का होता था उसे हम क्या कहते थे? सोवरिजन। ठीक है। कहा? यूनाइटेड किंगडम ने। और उसका वेट था 123.17447 ग्रेन्स। ठीक है। या मैंने देखा है 0.917 ग्राम, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसे होता था। विथ 11/12 प्योरिटी, 11/12 प्योरिटी, मतलब प्योरिटी बहुत ज्यादा होती थी। टोटल अगर 12 हिस्से हैं तो 11 हिस्से उसके गोल्ड होते थे। दूसरा फीचर कहा जा रहा है कि अदर फॉर्म ऑफ मनी जैसे टोकन कॉइन्स और पेपर मनी
भी साथ ही साथ सर्कुलेशन में होता था, बट दे आर कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाते थे। सरकार ये कहती थी कि आप जब मर्जी तब कन्वर्ट करा लो, लेकिन आप बेसिकली तब कन्वर्ट कराओ जब आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, आप फालतू में मत कराइए, आप जब आवश्यकता है तभी आप कराइए। वो कॉन्फिडेंस था, आप इजीली कन्वर्टेबल। थर्ड वन इज कॉइनेज इज अनलिमिटेड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉइनेज का मतलब अगर आपके पास गोल्ड के बार हैं, उसे आप गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करवा सकते हो। जितना मर्जी गोल्ड आपके पास हो, सबको कॉइन में कन्वर्ट करा सकते हो, एज ए कॉइन यूज कर सकते हो। और कॉइनेज फ्री ऑफ कॉस्ट था, मतलब कन्वर्ट करवाना, सोने को सोने के सिक्के में कन्वर्ट कराना इज कॉइनेज, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था, उसके चार्जेस नहीं लगते थे। ठीक है, इन्होंने कहा देयर इज फ्री एंड अनलिमिटेड मेल्टिंग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। देखिए अगले पॉइंट में वही है कि आप अनलिमिटेड गोल्ड कॉइन को आप मेल्ट कर सकते थे, और फ्रीली आप सोने में भी कन्वर्ट करा सकते थे, और जो गोल्ड कॉइन होता था आप उसे मेल्ट करा करके वापस गोल्ड में भी कन्वर्ट कर सकते थे, गोल्ड बार या गोल्ड की ज्वेलरी में भी कन्वर्ट कर सकते थे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, पूरी आजादी थी। गवर्नमेंट जो गोल्ड खरीदती थी और बेचती थी वो फिक्स प्राइसेस पे, और वो पैरिटी मेंटेन करती थी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड कॉइन। ठीक है, पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी, बराबरी। तो सरकार एक फिक्स प्राइस पे गोल्ड खरीदती थी और उसी फिक्स प्राइस पे उसे बेचती थी, और जो फेस वैल्यू था वो इंट्रिंसिक वैल्यू, जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया, स्टैंडर्ड कॉइन का फेस वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होता था, उसको मेंटेन करती थी। ठीक है, अगला है देर इज फ्री इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड। सरकार ने पूरी आजादी दे रखी थी, जितना मर्जी उतना गोल्ड इंपोर्ट करो, जितना मर्जी उतना गोल्ड एक्सपोर्ट करो। और लास्ट फीचर कह रहे हैं कि गोल्ड जो था वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर था। ठीक है, आप हर तरीके के पेमेंट्स आप गोल्ड में कर सकते थे, और ये सारी की सारी वैल्यूज जो होती थी वो गोल्ड में ही एक्सप्रेस की जाती थी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब सरकार के हिसाब से, देखिए लिमिटेड लीगल टेंडर आज के टाइम पे सिक्कों को कहा जाता है, क्योंकि आप एक लिमिट तक उसमें पेमेंट कर सकते हो। लेकिन अनलिमिटेड लीगल टेंडर आज के समय में करेंसी नोट्स को कहा जाता है। आप कितना भी पेमेंट करना चाहो, आप करेंसी नोट में आप पेमेंट कर सकते हो, ना आपको देने में कोई दिक्कत है, ना सामने वाले को लेने में कोई दिक्कत है। ठीक है, वैसे उस जमाने में क्या होता था कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता था गोल्ड। ठीक, और आप गोल्ड में अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते थे। तो ये कुछ फीचर्स थे गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड के। आगे बढ़ते हैं और मेरिट्स समझते हैं। मेरिट्स में पहला है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस होता था, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कॉइन गोल्ड से बना है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्ड कॉइन का मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती थी। ठीक है, गोल्ड से बना है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब आपके देश में अगर नहीं एक्सेप्ट होगा तो दूसरे देश में एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड एंजॉयज फुल कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। ठीक, साथ ही साथ आप गोल्ड के बहुत ज्वेलरी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक में यूज कर सकते हो, डेंटिस्ट्री में यूज कर सकते हो, बहुत जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो गोल्ड को, तो वैल्यूएबल मेटल है ना। सेकेंड वन इज ऑटोमेटिक वर्किंग, ये ऑटोमेटिक काम करता था और गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता था। आज के टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है भाई, इन्फ्लेशन आ जाता है, डिफ्लेशन हो जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। उस जमाने में ऑटोमेटिकली काम करता था, क्योंकि गोल्ड लिमिटेड नेचर का है। ठीक है, अब आज के टाइम पे आप जरूरत से ज्यादा करेंसी प्रिंट करके आप इकोनॉमी के अंदर आप इंजेक्ट कर दोगे, तो ज्यादा करेंसी आने की वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा, या करेंसी कम होने की वजह से डिप्रेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। उस जमाने में ऑटोमेटिक वर्किंग होती थी, क्योंकि मनी की सप्लाई बहुत कम होती थी, वो आपके गोल्ड के वॉल्यूम के ऊपर और गोल्ड रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता था। मनी सप्लाई कैन बी चेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है भाई, गोल्ड जो है वो एक लिमिटेड नेचर, मतलब नेचर में बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो इसकी अनलिमिटेड तो आप कर ही नहीं सकते। बाकी पेपर करेंसी तो जितना मर्जी आप उतना छाप करके अपना, अपने साथ साथ दूसरे देश का भी छाप करके आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं थी अब प्राइस स्टेबिलिटी का, क्योंकि सप्लाई ऑफ गोल्ड ज्यादा चेंज नहीं होता था। अभी तो भाई मैंने जैसे बोला कि इकोनॉमी के अंदर आप ज्यादा पैसा इंजेक्ट कर दोगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, या पैसा कम हो गया तो डिफ्लेशन आ जाएगा। वहां आप ज्यादा कर ही नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड बहुत लिमिटेड नेचर का है और गोल्ड के सिक्के और लिमिटेड हैं। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है रीजनेबल डिग्री ऑफ इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, फोर्थ मेरिट है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। फ्री और अनरिस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था गोल्ड का अंडर गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड में, और ये इंश्योर करता था स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी बहुत ज्यादा प्रमोट होता था। इवन आज
आज की बात करूं 2023 चल रहा है और आज भी बहुत सारे देश जो हैं आपस में जब भी ट्रेड करते हैं तो बदले में अगर उनके पास कोई स्पेसिफिक करेंसी नहीं है तो गोल्ड में पेमेंट किया जाता है। लास्ट वन इज सिंप्लिसिटी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड था विच कैन बी इजिली अंडरस्टूड बाय द पीपल, जो कि लोग बहुत आसानी से समझ सकते थे, समझ जाते हैं, आप भी समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ डीमेरिट्स की। तो सबसे पहला जो है वो है फेयर वेदर स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे ड्यूरिंग पीस टाइम सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन ये कब फेल हो जाएगा? पब्लिक का कॉन्फिडेंस जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे, जब किसी एक देश का दूसरे देश के साथ लड़ाई हो जाएगा, वॉर हो जाएगा, ठीक है, तो किसी भी रीजन से अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा या इकोनॉमिक इमरजेंसी आ जाएगा, तब ये स्टैंडर्ड काम करना बंद कर देगा। दूसरा कहा जा रहा है कि वेस्टेज ऑफ गोल्ड। इन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या है कि आप सिक्के बना रहे हो, ठीक है, आप सही जगह पे जहां पे गोल्ड का एक्चुअल आप यूज कर सकते हो आप वो नहीं कर रहे हो, आप सिक्के बना करके यूज कर रहे हो और मेटल में डेप्रीसिएशन होता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ गोल्ड कॉइन सफर्स डेप्रीसिएशन, ठीक है, उसकी वैल्यू, उसका वेट कम होगा तो वैल्यू भी कम हो जाएगा। मोरओवर सिंस पेपर करेंसी के पीछे गोल्ड का पूरा बैकअप था और वो आइडली रखा रहता था गोल्ड सॉरी, जो पेपर करेंसी होती थी उस जमाने में उसका पूरा बैकअप किया जाता था गोल्ड से। मतलब 1 लाख रुपए का अगर पेपर करेंसी मार्केट में इशू किया गया है तो 1 लाख रुपए का क्या होगा कि गोल्ड को बैकअप करके रखा जाएगा, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रखा हुआ है उसने, तो वो सही जगह यूज नहीं हो रहा तो फालतू है, वो चीज यूजलेस हो गया, ठीक है। तो वेस्टेज ऑफ गोल्ड इसीलिए कहा गया है। तीसरा कह रहे हैं नॉट ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक नहीं है, पिछले मेरिट्स में बोला था ऑटोमेटिक, यहाँ कह रहे हैं नॉट ऑटोमेटिक। अब क्यों ऑटोमेटिक नहीं है? कि गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है कोऑपरेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, ठीक है। पहली चीज, हर देश गोल्ड स्टैंडर्ड यूज नहीं करता, हर देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड यूज करे। तो जो देश यूज कर रहा है, ठीक है, उसके लिए तो सही है। आगे उन्होंने कहा है कि अच्छा, जो देश यूज नहीं कर पा रहा उसके लिए प्रॉब्लम है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एब्सेंस हुआ और ये स्टैंडर्ड एक हिसाब से सही तरीके से काम करना, इन्होंने ऑटोमेटिक काम करना बंद कर दिया। फोर्थ में कह रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी रियल नहीं है। इस सिस्टम में क्या होता है कि इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी अनरियल है। हमको लगता है कि हो रहा है लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कवर किए गए, जैसे नए गोल्ड माइन मिल जा रहे थे, changing technique of production of gold, changes in import and export of gold lead to the changes of prices of gold and hence causes fluctuations in the internal prices. तो बहुत सारे रीजंस के वजह से इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रह रही थी। हमने बहुत सारे फैक्टर्स को चेंज कर दिया जिस वजह से अचानक गोल्ड की सप्लाई बढ़ जाती थी या अचानक गोल्ड की सप्लाई कम हो जाती थी, जिस वजह से प्रॉब्लम आता था। आगे कहा गया है कि ये सिस्टम बहुत ही लेस इफेक्टिव था। ये अगला डिमेरिट है। इन्होंने कहा कि जो गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड था ये इकलौता ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था जिसे बनाया गया था प्राइस और एक्सचेंज स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, ठीक है। क्रिटिक्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो मैनेज्ड करेंसी सिस्टम है, देखिए गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड मैनेज्ड नहीं था, वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो जा रहा था क्योंकि गोल्ड बहुत लिमिटेड नेचर का होता था। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो मैनेज्ड करेंसी सिस्टम है, जिसे आपके देश की सरकार या आपके देश का सेंट्रल बैंक मैनेज कर रहा है या मॉनेटरी सिस्टम मैनेज कर रहा है, ये ज्यादा इफेक्टिव है ये इंश्योर करने में इंटरनल प्राइस लेवल की स्टेबिलिटी और एक्सटर्नल एक्सचेंज रेट को बैलेंस करने के लिए। लास्ट में कह रहे हैं कि डिफ्लेशन ओरिएंटेड। जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन है, भैया मिसेस जॉन रॉबिन्सन, आपने रॉबिन्सन इकोनॉमिस्ट बहुत पढ़ा होगा। जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन थी वो एक्चुअली ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थी और उन्होंने गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड को डिफ्लेशन ओरिएंटेड स्टैंडर्ड बोला क्योंकि इसमें जो देश गोल्ड लूज कर रहा था वो क्या कर रहा था कि अपनी करेंसी को कम कर दे रहा था क्योंकि वो गोल्ड लूज कर रहा था, तो वहां डिफ्लेशन आ जा रहा था। और जो देश गोल्ड रिसीव कर रहे थे वो करेंसी को एक्सपैंड नहीं कर रहे थे, ठीक है, इससे वहां इन्फ्लेशन आ जा रहा था। तो ये कुछ डीमेरिट्स थे हमारे गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड के। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो से ये जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।